बीती सदियों में चेंजेस होते थे तो बहुत वक्त लेकर कोई एक चेंज हुआ करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात ले लीजिए, औद्योगिक क्रांति बड़े दिनों के बाद आई, बहुत दिनों तक वो रही और चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते रहे। लेकिन इधर 21वीं सदी में अब चेंजेस, अब जो परिवर्तन है बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बहुत तेजी के साथ दुनिया बदल रही है। और एआई के आ जाने के बाद से तो ये गति और ज्यादा बढ़ गई है। एआई ने नए नए चैलेंजेस, हर चीज को बदलना शुरू कर दिया है। क्या हम उतनी ही तेजी के साथ खुद को बदल रहे हैं? खासतौर से उस क्षेत्र में जहां खुद को बदलना सबसे ज्यादा मायने रखता है और जरूरी है, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में एआई का दखल, एआई के आने के बाद के चैलेंजेस और एआई के आने के बाद की भारत की तैयारी, आज इस पर होगी बातचीत। वीकेंड वॉर रूम प्रतिशोध में मेरे साथ है वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, यहां मौजूद हैं जनरल के सिन्हा, मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं कैप्टन श्याम आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि असल में एआई कितनी मजबूती बढ़ाने वाला है और कहां कहां पे हमको लिमिटेशंस देने वाला है। लेकिन पहले खबर देखिए, भारतीय सेना में और बढ़ी एआई की ताकत। प्रलय, आकाश, प्राइम और ब्रह्मोस में एआई अपग्रेड का परीक्षण सफल। एआई के साथ अब हथियारों को अपग्रेड किया जा रहा है। हथियारों में एआई के संदर्भ में वो फिटमेंट्स लगाए जा रहे हैं जो एआई एनेबल बनाए और आने वाले दिनों में एआई के जरिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों में तो सीधे सीधे जाकर जो लड़ाई वाली स्थिति थी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एआई पूरे वॉर को कंट्रोल करेगा और जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना आगे बढ़ा हुआ होगा वो वॉर में उतनी ज्यादा एज लेकर आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। जनरल सिन्हा, ये दोधारी तलवार है एआई, इस तलवार को हम कितने सक्सेसफुली भांज रहे हैं? जय हिंद। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका प्रोलिफरेशन हमारे खास करके पूरे युद्ध सामरिक तरीके में, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग में हो, सोचने की शक्ति हो, उसमें इंटीग्रेशन हो या उसकी डिसीजन मेकिंग, इसमें एआई का पूरा समावेश हो चुका है और हमने कंट्रोल तरीके से किया है। जो एआई का जो प्रेफरेंस हम ले रहे हैं, जो उसके हम प्रेफरेशन करवाए हैं, तो उसको हम कंट्रोल रखे हैं, क्योंकि कि लड़ाई के मैदान में ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी चीज एआई को दे दीजिए। हमारे यहाँ जितनी भी आप चीजें देखते हैं टेक्नोलॉजी में, चाहे वो रोबोटिक हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ये सारी चीजें आप जब देखते हैं तो एआई का जो हमने कंट्रोल रखा है उसको इतनी बारीकी से रखा है, क्योंकि ये सारा का सारा विकसित हम अपने देश में कर रहे हैं। तो एआई का भरपूर, और आपने इसका नमूना देखा, 4 दिन की ये जो लड़ाई हुई है और दुनिया भर चुकी है, दांतों तले उंगली जो दबाने वाली बात कहते हैं, एआई का इतना अच्छा प्रयोग अभी तक तो देखिए, वर्ल्ड इज एट वॉर, सब जगह, पर ऐसा प्रयोग नहीं देखने को मिला। असल में ये जो वॉर है ना, वॉर का ऑटोमेशन और ऑटोमेशन में एआई वाला फेज, ये शुरू बहुत पहले हो गया था। अब जैसे एयर मार्शल श्रीवास्तव से मेरी बात होती है तो उन्होंने बताया कि क्यों हम इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाली आसमानी थ्रेट को रिकॉग्नाइज कर सकते थे। हमारे पास हथियार थे, हमारे हथियार डिप्लॉयड थे, न सिर्फ हम तय कर सकते थे किस तरह का थ्रेट है, हम ये तय कर सकते थे हमारा किस तरह का हथियार उससे निपटेगा, और ये सब यूं हो सकता था क्योंकि हमने उसको इंटीग्रेट करके एक सिस्टम में डाल दिया था, जिसको कहते हैं ऑटोमेशन ऑफ द सिस्टम। अब ये ऑटोमेशन एआई की तरफ बढ़ रहा है। सर, इसका फर्क समझाइए। देखिए, फर्क ये है कि पहले हम जो वॉरफेयर करते थे इंफॉर्मेशन बेस्ड होती थी, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर। उसको अब हमने उन सब अस्त्रों में, सब शस्त्रों में, चाहे प्रलय हो, चाहे शौर्य हो, चाहे आकाश प्राइम हो, सबके अंदर हमने उनकी अपनी बुद्धि डाल दी है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर हो गई है। तो ये मूवमेंट जो हुआ है वो एआई के आने से हुआ है। यही ताकत क्या देती है किसी भी वेपन को, अब वो रास्ते में अपना चूज कर सकती है, उसको ये पता है मुझे किसको मारना है, वो वहां जाके उसको पहचानेगी, समझेगी और तभी मारेगी। देखो, सोचो, समझो, मारो वाला जो है, पहले देखिए, एनालाइज कीजिए और फिर आप तय कीजिए कि किस तरीके से करना। ये वाला जो रिएक्शन टाइम था ये कम होता जा रहा है। सवाल इस बात का है सर कि जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है कैप्टन श्याम, ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो ह्यूमन बीइंग आपस की लड़ाई के लिए ये जो लेके आ रहे हैं, बाद के दिनों में कोई ऐसी नौबत आ जाए कि ह्यूमन बीइंग इसको सलाम करते हुए दिखे और ये पता चला गवर्न कर रही हो पूरी की पूरी दुनिया को? बिल्कुल दिनेश, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। देखिए, मानव का जो यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं हम, स्टैटिक वेपन्स थे हमारे पास पहले, मतलब हमने कहते हैं ना फायर एंड फॉरगेट, तो फायर एंड फॉरगेट वेपन्स जब आप कहते हो तो वो स्टैटिक वेपन हम कहते हैं उसको, अब डायनेमिक वेपन हो गए हैं। वो खुद समझने लगे हैं कि हमें करना क्या है।
तो ये मानव ने अपनी जो जिम्मेवारी है अब वेपन्स को देनी शुरू कर दी है धीरे धीरे, और एक तरह से उनको कहा है कि अब तुम जाओ और समझो और किस तरह के टारगेट को, टेरेन को, किस तरह के जो अब फीड्स आपको दिए। पहले भी था, हम पहले भी सिग्नेचर्स लेते थे, जैसे आपने कहा ना रफाल को हमने बचाने के लिए एक डिकॉय लगा रखा था जो सारे ट्रांसमिट कर रहा था, तो डिकॉय हमारे पास थे और हमने सिग्नेचर्स भी ले रखे थे, पर वो फेड थे। एक लाइब्रेरी बना के जाते थे, हम एयरक्राफ्ट में जाते थे या हम वेपन्स को एक लाइब्रेरी देते हैं, फीड करते हैं और छोड़ देते हैं, और उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। अब वो नहीं है। अब उसके साथ तो देखो प्रलय मिसाइलें की बात करो तो वो तो आपके साथ उसमें उन्होंने डाटा लिंक लगा रखा है, और दोनों हम, लेकिन हाँ मानव है टू वे डाटा लिंक में जब वो बात करके वहां से कुछ देता है तो इधर से फीड भी जाती है उसको कि ये कर लो। कभी कभी वो ऑटोमेटिक करता है और कभी कभी कंट्रोल्ड भी होता है, तो टू वे डाटा लिंक भी चल रहा है। तो मानव है, उसकी जरूरत पड़ते रहेगी मेरे ख्याल से, और अभी एडवांस आएगा तो हाँ सलाम करके हम छोड़ देंगे वेपन्स को, अपने आप काम कर लेंगे वो। तो ये लेकिन क्या वो वाली स्टेज क्या क्लियर कट दिखाई दे रही है, या उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो एक्सपर्ट्स को भी यहां से दिखाई दे रहे हैं? इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन भारत की ताकत से कांपा पाकिस्तान। चीन के सामने मुनीर गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान को चीन देगा J-35 जेट, 5वीं पीढ़ी का जेट J-35। सवाल यह है कि गिड़गिड़ाए मुनीर, वहां जाकर चीन ने बात कह दी, लेकिन चीन ने न जाने अभी तक कितनी सारी, दोनों कहते हैं ना कि एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज के सामने अगर पहुंच जाए तो एक कहेगा कि यार मुझे मदद की जरूरत है और दूसरा कहेगा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सर ये जो फाइटर जेट्स बनाए जा रहे हैं आज के फाइटर जेट्स, उसमें इंप्रूव्ड एवियोनिक्स, साथ में AI का एमलगमेशन, क्या ये वाकई बड़ा डिफाइनिंग हो जाने वाला है, या असल में कहीं कहते हैं ना कि ज्यादा काजल लगाने के चक्कर में कई बार आंख फूटने का डर रहता है, तो ये वैसा तो नहीं हो जाएगा? आपने बड़ी अच्छी युक्ति दी यार, आपने काजल लगाने वाली बात की। देखिए J-35 की बात होती है, F-35 की बात होती है। F-35 भारत की धरती पे भी लैंड किया, उसको कहते हैं कि भारत की सर्वेलेंस ने ही पकड़ लिया था, उनको पता था कि आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जनरेशन्स की जब हम बात करते हैं, 5.5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 4.5 जनरेशन, ये जो है ना इसमें बहुत छोटी लकीरें हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। ये देखिए आज के दिन में जो हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात करते हैं, तो ये भी जो आपका J सीरीज का 35 है, नॉन कॉन्टैक्ट ही है। ये डॉग फाइट नहीं होता है, अब नहीं जाएंगे आप, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप एक दूसरे को एंगेज करते हैं। तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के अंदर में यदि आप कहेंगे स्टेल्थ का क्या जरूरत है? स्टेल्थ जब आप जा ही नहीं रहे हैं बैटलफील्ड के अंदर में, तो स्टेल्थ ये उड़ेगा, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये अच्छी लगती हैं किताबों के ऊपर, मगर सामरिक दृष्टि से आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा फर्क तो नहीं दिखाई देता है। मैं देखता हूं कई अस्पताल लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका ऑपरेशन दूरबीन से होगा, दूरबीन के जरिए हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से आपको ऑपरेट कर देंगे। उसी तरीके से दूरबीन थप्पड़ लगने लगा है ये वॉरफेयर में, दूर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, और वहां से इन मिसाइलों का चलना। अगली खबर देखिए, भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर बड़ी रिपोर्ट है। टर्की के टाइक खान पर यह भारी पड़ा है। दक्षिण कोरिया के KF-21 बोरेमे का भी एक तरीके से उसको धूल चटा दी है।